स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्लॉड स्टोरेज सॉल्यूशंस के बारे में। आइए इसे समझते हैं। तो कोर क्या है? कोर में एकदम क्लियर कर देना चाहते हो, एनर्जी स्टोरेज मस्ट है, यानी कि हर देश को हर जगह पे चाहिए ही, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, चीप और अबंडेंट पावर के लिए। और ये मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, बहुत ज़्यादा लोग ये बहुत बेवकूफ़ी में चलते हैं कि अगर न्यूक्लियर होगा तो नहीं। पहली बार इंसानियत ने जब एनर्जी स्टोरेज के बारे में पढ़ाई किया, उसे बनाया, वो न्यूक्लियर के लिए था, क्योंकि हमारा पावर ड्रॉ जो है वो फिक्स नहीं है, वो फ्लो करता रहता है, कभी बहुत होता है, कभी बहुत कम हो जाता है। और अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं मैक्सिमम के लिए, अगर आप बना देते हैं डायरेक्ट कि ठीक है मैक्सिमम इससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं होगा, हम इतना के लिए बना देते हैं, तो वो मेजॉरिटी टाइम उसको बंद करना पड़ेगा। और न्यूक्लियर बंद कर देंगे तो उसका आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसे कम का बनाना पड़ता है। कम बनाए तो फिर बचा हुआ कैसे देंगे? इसीलिए पम्प्ड हाइड्रो का डेवलप किया गया 1970 में। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको बोलता है वो फॉसल फ्यूल में नहीं है, उसमें भी है, सब चीज में है। जैसे कुछ कुछ केसेस में कंट्री एनर्जी को सोक करने के लिए, यानी आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो और आपका ये हो जाता है, ड्रॉ खत्म हो जाता है, तो एनर्जी का क्या करें? उसको सोक करने के एल्युमिनियम स्मेल्टर्स को चलाए जाते हैं एज ए एनर्जी सोक की। जरूरत से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए बारिश वारिश के टाइम में आपका हाइड्रो डैम जरूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उसे आप वेस्ट नहीं करोगे, आप सीधे बोल रहे भैया एल्युमिनियम सस्ता बनाओ। तो ये करके समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको चीप एंड अबंडेंट पावर चाहिए और आपको देश का ग्रोथ चाहिए वाइल सेफ गार्डिंग नेचर, की नेचर तबाह ना हो जाए, यानी कि आपका पर्यावरण नष्ट ना हो जाए, आपको एनर्जी स्टोरेज चाहिए। इस पे ना लड़ने का है, ना इस पे झगड़ने का है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक अम्ब्रेला टर्म है आज के टाइम में। अम्ब्रेला टर्म यानी कि वो सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बैटरी है वैसा नहीं है, या फ्लाईव्हील है सिर्फ ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ हैं। अम्ब्रेला टर्म है, जैसे कि कैंसर एक अम्ब्रेला टर्म है क्योंकि उसके अंदर 10,000 तरह के होते हैं, तो वैसे ही एनर्जी स्टोरेज बहुत सारा तरीके का होता है। तो यहाँ पे हम लोग, मतलब उसको आपको समझना पड़ेगा, हर में कुछ मिलता है कुछ जाता है, उसका प्रोज एंड कॉन का लिस्ट बनता है। और फोकस क्या चीज़ पे कर रहे हैं? जब आप एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं, कैपेसिटी, पावर, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं आप ड्यूरेशन पे, यानी कि अगर हमें ग्रिड को स्थिर रखना है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। कि सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन ग्रिड थोड़ा बार बार ट्रिप करता रहता है, तो आप कोशिश करोगे 1 घंटे के आसपास का एनर्जी स्टोरेज का, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ग्रिड। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया सब में बैटरी बैंक लगाए गए थे, जो 100 मेगावाट का था, वो ग्रिड चलाने के लिए नहीं था, वो सिर्फ इतना देर का स्टेबिलिटी देने के लिए था। यानी कि कहीं पे डिप हो गया, डिप को कवर करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम अगर आप तुरंत नहीं करते हैं, तुरंत उसमें एनर्जी डंप नहीं करते, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करने लगा। फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करेगा, या तो लोड शेडिंग करना होगा, या तो मतलब तबाही मच जाएगी। तो इसीलिए वो ज़्यादा पावर की बात नहीं हो रही है, लेकिन वो ड्यूरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ही आपकी स्टेबिलिटी आती है। तो वो हो गया ग्रिड स्टेबिलिटी के पीछे भागना। इंडिया में सीधे लोड काट देते हैं। फिर हो गया आपका ये 4 से 8 घंटा अगर आप एनर्जी रख पाते हो, तो ये हमारे लिए अभी स्वीट स्पॉट है। इंडिया का सोलर बम बम हो जाएगा अगर हम ये 4 से 8 घंटा को छू पाते हैं। इसमें ये होगा कि शाम को बम बम एनर्जी खपत होता है, और दोपहर में बम बम बिजली बनता है, दोपहर में लेकिन खपत नहीं होता। तो अगर दोपहर की एनर्जी को रख लिए और उसे शाम को निकाल दिए, आधा समस्या इंडिया का कल सॉल्व हो जाएगा। हमें ये 4 से 8 घंटे को छूना है। ये मतलब समझिए दिन का जो अप एंड डाउन है उसे स्थिर कर देता है। फिर आपका हो गया मतलब आप 30 घंटा, 100 घंटा, ये सब अब आप माइक्रो ग्रिड में आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे अफ्रीकन नेशन में थोड़े बुद्धिमान लोग आ गए और उन्होंने बोला कि सर हम बड़ा-बड़ा ग्रिड बनाएँगे, लुट जाएँगे, नहीं कर सकते, और सबके घर में करेंगे तो भी लुट जाएँगे क्योंकि पैसा लग जाएगा, लेकिन वो प्रॉफिट। माइक्रो ग्रिड्स बनाएँ। माइक्रो ग्रिड क्या है? भैया कुछ सोलर है, कुछ विंड है, कुछ बायोगैस है, मतलब छोटे-छोटे एसेट्स को लेके उसे एक बड़ा स्टोरेज में डाल के छोटे कम्युनिटी को चिल कर दिए। भैया ये माइक्रो ग्रिड ऐसा हटा दो, इसे कोई लेना देना नहीं है। सर बाहर से बिजली आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन बहुत महंगा होता है, तो वो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, जहाँ पॉकेट की कमी है, वहाँ पे ये माइक्रो ग्रिड बना के एक लोकल आइलैंड बना के चिल मार रहे हैं। बहुत सारे जगह अमेरिका में भी, जैसे कोई आइलैंड जगह है, वहाँ पे कैसे बिजली ले जाए, रिमोट लोकेशन है, बहुत दूर है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये आपको, लेकिन थोड़ा आपको बैटरी कैपेसिटी जो है, यानी ड्यूरेशन जो आपका है, वो आपसे माना जाएगा भैया कम से कम 30-40 घंटे, मतलब एक्चुअली 2-3 दिन आप झेलने लायक होना चाहिए। अगर सोलर पे है तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि ये एक एक दिन धूप नहीं निकला, आपका बोल नहीं जाना चाहिए। और जनरली उस सब केस में लोग थोड़ा बैकअप जनरेटर रखेंगे, कि जैसे इंडिया में अभी जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पेट्रोल पंप्स बिजली कटवा रहे हैं। बहुत खराब आता है हमारे यहाँ बिजली, तो वो लोग बिजली कटा दे रहे हैं। अब बोले जनरेटर पे चलेंगे, वो पहले भी चल रहे थे, अब बस क्या किया, सोलर लगा दिया। अब क्या सोलर हर टाइम चलता है? 365 दिन चलता है? नहीं चलता है। लेकिन कुछ दिन जब वो नहीं चलता है तो जनरेटर चलाते हैं। जैसे वो पहले 200 दिन जनरेटर चला रहे थे, अब जनरेटर सिर्फ कुछ दिन चला रहे हैं, बिजली का कनेक्शन ही कटवा दिए हैं, टेंशन खत्म।
तो वो सब आपका हो गया माइक्रो ग्रिड के लेवल में। अगर आप उसे थोड़ा और बढ़ाने लगते हैं, 60 से 100 घंटा तक कर देते हैं, तब आप रिन्यूएबल में जो लगाना लगाइए। अगर आपका ड्यूरेशन यहाँ तक बढ़ने लग जाता है, आपका ऑलमोस्ट कोई भी रिन्यूएबल कहीं पे भी पोत दीजिए, आपको टेंशन नहीं है। सर टाइडल है, अपने मन से बिजली दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अरे सर विंड है, अपने मन से दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सोलर है सर, कोई टेंशन नहीं है। जो ऐड करना है, यहाँ तक अगर ड्यूरेशन आ गया, समस्या खत्म। फिर एक हाइपोथेटिकल है, जिसे हम लोग कहते हैं सीजनल स्टोरेज। वो अभी तक तो हमको दिखाई नहीं है, इन प्रिंसिपल है, इन थ्योरी है, लेकिन अभी तक वैसा कुछ दिखा नहीं है कि भैया रख दिया। मतलब आपने मान ली बारिश में खूब आपका हाइड्रोजन एनर्जी ओवर हो रहा था, उसको आप स्टोर करके रख दिया। गर्मी में खूब सोलर होता है, उसे स्टोर करके दिया। ठंडा में कुछ नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं है सर, स्टोरेज से निकाल रहे हो, वो हो गया सीजनल। अभी हम लोग वहाँ नहीं है। तो ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। तो 4 घंटा हो गया, दिन हो गया, हफ्ता हो गया, महीना हो गया। मैं वो सीजनल में नहीं जाऊँगा, वो थोड़ा ज़्यादा दूर है अभी। तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, जो फ्लॉट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, वो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स उसे बोल रहा है कि वो काम नहीं करेगा। वो काम करेगा, कई कई जगह पे बनाया गया, वो चल रहा है। बस फ्लॉट का ये मतलब होता है कि वो अफेक्टिव नहीं है, या उससे ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे कि क्या न्यूक्लियर काम करता है? करता है, ऑब्वियसली 1970 से कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वो अब अफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 10,000 करोड़ लगा के आप चिल्लड़ भर का बिजली बनाते हैं, उससे 8 गुना ज़्यादा उतने दाम में आपको सोलर मिल जाएगा। बोले सोलर 24/7 नहीं देता, लेकिन वो बिजली तो दे रहा है। सारे फैक्ट्रीज तो आपके चलेंगे ना दिन में, और उसकी आरओआई है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ये नहीं कि भैया 15 साल का आपका डेट उठाओ कंट्री पे, कि 15 साल बाद इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुरू होगा। उसका सर 5 से 6 साल में आरओआई हो जाता है। तो समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट बदल गया, तो जो चीज़ अफेक्टिव था वो अब अफेक्टिव नहीं है। मार्केट को आपको देखना होता है। तो वही मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, बनाने का बहुत चीज़ बना सकते हो, कर सकते हो। तो वहाँ यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरत ये है ना कि अगर कंट्री जैसे कि टाटा आप ले लेते हो, टाटा बोलता है कि हम इस पे एनर्जी पैसा लगाते हैं, आपको पता है कि वो नहीं मतलब ये नहीं काम करेगा, इफेक्टिव नहीं है, तो क्या होगा उससे? उससे होगा लॉस, होगा दो चीज़ का, समय और पैसा। और ये दोनों में से किसी को यू टर्न नहीं कर सकते। अगर देश बोलता है कि हम मतलब घास से आपका सीएनजी बनाने का बेवकूफ़ी करेंगे, आप घास उगाने के लिए किसान को बोलोगे, ऑब्वियसली आपको 1-2 मीटर में तो काम नहीं चलेगा ना, हेक्टर चाहिए। अब वो सारे हेक्टर आपके खाने वाली जगह से खत्म हो गया, यानी कि वहाँ पे अनाज लगने की जगह पे फ्यूल क्रॉप्स लगने लग गए, फ्यूल क्रॉप्स लगे तो आपका अनाज का दाम बढ़ गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा चीज़ नुकसान कर देता है अगर सावधानी नहीं बरतें। और एक बार ये चला गया, एक बार आपने बोल दिया सर हम यहाँ पे ये प्लांट किए थे, इसके लिए हमने 10,000 करोड़ का उधारी उठाया था, वो तो गया, गया सर, खत्म, दी एंड, हो गया, खत्म, गया। तो वो सब वापस नहीं, और समय तो एकदम नहीं वापस आएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इफेक्टिव टूल्स के पीछे नहीं भागते हैं, बहुत भारी कीमत होगा। सबसे बेस्ट टूल कौन सा है? पम्प्ड हाइड्रो है। क्यों है? क्योंकि ये 1970 बोला न्यूक्लियर के लिए बनाया गया था। हर देश में है, इंडिया में भी है, छोटे छोटे हैं, और छोटा बड़ा चाइना तो इस पे बह गया है, और जापान तो एक बार थोड़ा आगे पहुंचने पे थे, लेकिन अबैंडन कर दिया प्रोजेक्ट। उनका था कि समुद्र के पानी पे चलेंगे, क्योंकि पानी फ्रेश वाटर थोड़ा एक एक्सपेंसिव रिसोर्स है, उसे आप रिस्क नहीं करना चाहोगे, तो सॉल्ट वाटर पे चल रहे थे। 2011 में उसे बंद किया। ये सबसे टाइम टेस्टेड है। अगर आप किसी को बोलते हो कि मेरे को चाहिए गीगावाट आवर का कैपेसिटी, मतलब बैटरी को आप नापते हो किलोवाट आवर में, गाड़ी किलोवाट आवर में नापते हैं, छोटा डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट संभालना है तो आपको मेगावाट आवर चाहिए, देश का एक बड़ा हिस्सा संभालना है तो गीगावाट आवर चाहिए। ये सब गीगावाट आवर पे चलता है, यानी 1000 मेगावाट से ऊपर चला जाता है। तो ये सब बहुत कैपेसिटी, मतलब दिल्ली उल्ली को आराम से भैया हम संभाल लेंगे, कुछ देर तक, दिन दिन भर तक नहीं, कुछ देर तक, मतलब कि वो ऑफसेट कर सकता है। अगर एक बड़ा सा प्लांट बनाया जाए, आराम से सकता है कि सर दिन में बहुत सोलर लोड नहीं है, सर वो सोलर इसमें अब्सॉर्ब कर लेगा, जब शाम को बहुत ज़्यादा पीक आएगा ये बोलेगा हम संभाल लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी वहाँ पे दिल्ली में बहुत जगह आप देखेंगे जेट पंप का पावर प्लांट है, मतलब जेट इंजन पावर प्लांट है, नेचुरल गैस पे चलना, शाम को सबको चालू किया जाता है पीक संभालने के लिए, ये बोलेगा हम संभाल लेंगे। और ये दूसरा मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये है ग्राफाइट बेस्ड कोल पावर। बेसिकली कोल पावर प्लांट को लीजिए, उसका बॉयलर हटाइए, उसकी जगह पे ग्राफाइट ब्लॉक्स लगा दिए। एनर्जी के लिए ग्राफाइट स्टोर करने के लिए ग्राफाइट को हीट कीजिए, और जब आपको चाहिए पानी, जैसे आप दोपहर में उसे बम बम गर्म किए इलेक्ट्रिसिटी से, जो सोलर फार्म बना रहे थे, और फिर शाम को आप इससे स्टीम निकाल के आराम से चलाइए पावर प्लांट। तो आपको ग्रिड में इनर्शिया भी मिल जाता है, और आपको एनर्जी स्टोरेज भी मिलता है। इफिशिएंसी इसकी कम है, इसकी भी 100 नहीं है। बैटरी सबसे बेस्ट है, बैटरी 100%, मतलब 85 to 90 मिल रहा है मार्केट में, यानी कि जो बैटरी बैंक्स बनाए जा रहे हैं, इलॉन मस्क का बन रहा है सब, वो सब 85 से 90 दे रहा है मार्केट में। ये बहुत साल से चल रहा है, 60 to 70 छू सकता है, ये बहुत हुआ तो 30 छू पाएगा। तो बोले भैया इसको तब बना क्यों रहा है, अगर इतना वेस्ट कर रहा है? ये उतना स्केल होता है, कैपेसिटी देता है, वहाँ पे बैटरी बना ही नहीं सकता, और ये दशकों तक चलता है, क्योंकि चल रहा है। दुनिया में बहुत सारे जो बनाए गए हैं 1977 में, वो अभी तक चल रहे हैं, मेंटेन किया जा रहा है, चलते जा रहे हैं। बैटरी उतना लंबा नहीं चलेगा। और ये अभी गाड़ी खुली है, ये स्पेसिफिकली चार्जेस कर रहे हैं कि मतलब 4 से 16 घंटा तक अगर कर देते ना, देश का सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा।
तो यही कोर यही है, एनर्जी स्टोरेज चाहिए, ड्यूरेशन पे ध्यान देना है और अगर इफेक्टिव टेक्नोलॉजी करने हैं, बम-बम है, नहीं करने हैं, पैसा और समय लुट जाएगा। तो सबसे हँसी वाला टेक्नोलॉजी जो है इसमें, वो है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील में शुरू में मैं सोचा कि बहुत अच्छा होगा क्योंकि उससे इनर्शिया आएगा, राइट? ग्रिड में इनर्शिया चाहिए, अगर इनर्शिया नहीं है, ग्रिड स्टेबल नहीं है। सोलर और विंड अब इनर्शिया नहीं दे, सोलर तो कभी देता ही नहीं था और विंड शुरू-शुरू में ट्राई किया गया लेकिन वो भी बोल गए, तो इनर्शिया नहीं है, अब बिना इनर्शिया के ग्रिड चल नहीं सकता। तो इसके पीछे लोग भागे, लेकिन दिक्कत ये है कि फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोरेज जो करते हैं, वो आरपीएम में स्टोर होता है, यानी कि आपका चार्ज ऑफ स्टेट ऑफ चार्ज, जैसे आप बैटरी का देखना चाहोगे, कैसे देखते हो? वोल्टेज कितना है? इसमें स्टेट ऑफ चार्ज कैसे देखोगे? आरपीएम कितना है, यानी कि आरपीएम बढ़ रहा है या घट रहा है। यानी कि अगर 1 लाख आरपीएम तक जाता है कुछ कुछ मैग्नेटिक सिस्टम्स में, तो 1 लाख आरपीएम पे है, ऑब्वियसली उतना में आपका कोई जनरेटर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं देगा। वो डिस्चार्ज कैसे होगा? वो 1 लाख आरपीएम से जीरो तक जाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पे हम लोग को सिंक्रोनस नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसके लिए हिसाब ये किया जाता है कि इसमें ग्रिड में इनर्शिया नहीं है, ये भी इन्वर्टर पे ही चल रहा है। कहने को घूमने वाला मास है लेकिन इन्वर्टर पे चल रहा है, इसका कोई लेना देना है। ग्रिड में इनर्शिया नहीं आता है, सिंक्रोनस नहीं है, जिसे हम लोग मेन यही चाहिए, सिंक्रोनस जनरेशन चाहिए, ये नहीं है सिंक्रोनस। और लीनियर ड्रॉप होने के कारण लोड पे ये इसको आपको डबल कन्वर्शन चाहिए, यानी कि जो इसमें ये लगाए हुए हैं, यूनिट लगाया हुआ है, मोटर जनरेटर यूनिट, वो मोटर जनरेटर यूनिट जब इससे बिजली निकालेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी बदलते रहेगी। यानी कि शुरू में मान ली 400 हर्ट्ज की बिजली मिल रही है, डिस्चार्ज होते होते वो 40 हर्ट्ज तक उतर जाएगा। तो आपका जो इन्वर्टर यूनिट है उसे ऐसा होना होगा कि उतनी फ्रीक्वेंसी का रेंज को वो संभाल सके। तो आपको डबल कन्वर्शन चाहिए, यानी वो एसी को लेकर डीसी बनाए, डीसी को लेकर फिर जो ग्रिड के लिए एसी है वो करे, यानी कि 400 से 40 हर्ट्ज तक, कुछ भी 40 क्या 10 हर्ट्ज तक उतार देगा वो। 400 से 10 हर्ट्ज तक का आपको जितना भी रेंज है वो ले और उसको आउटपुट करे। यूएस में हो तो 60 हर्ट्ज पे, इंडिया में हो तो 50 हर्ट्ज पे आउटपुट करे, डबल कन्वर्शन चाहिए। तो ये थोड़ा फचांग है। और इसके लिए क्यों इतना महंगा है ये महंगा है क्योंकि आरपीएम पागल है। पागल आरपीएम का क्या मतलब होता है? जो भी आरपीएम 10,000 या 20,000 से ऊपर चला जाता है उसे हम लोग पागल आरपीएम कहते हैं। यानी उसे संभालने के लिए स्पेशलाइज्ड सिस्टम में घुसना पड़ता है। नॉर्मल मतलब आप बेरिंग मार्केट में खरीदना चाहते हो, भैया मेरे को बेरिंग दे दो, 10,000 आरपीएम से 20,000 तक आराम से हो सकता है। 20 से ऊपर जाएंगे बहुत स्पेशलाइज्ड बेरिंग चाहिए। जैसे कुछ कुछ इलेक्ट्रिक मोटर केस में जो ईवीज में इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा डेंसिटी बढ़ाने के लिए आरपीएम बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं टेस्ला मॉडल्स में, तो बेरिंग कैसे चल रहा है अगर बेरिंग 20,000 के ऊपर नहीं चल रहा है? जो हाईनेक्स की बेरिंग्स आती हैं वो बेरिंग्स है, वो सिरामिक कार्बाइड बेरिंग्स है और उस पर ऑयल कूल करना पड़ रहा है, नहीं तो वो बेरिंग पिघल जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आरपीएम बढ़ाते हैं बहुत सारा फचांग बढ़ जाता है। तो आरपीएम के कारण दाम पे आपको तुरंत असर पड़ता है और फिर आप बहुत ज़्यादा आरपीएम पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आपको मैग्नेटिक बेरिंग्स पे आना पड़ेगा, यानी कि पूरी तरह से फ्लोट करे। दाम तो आपका पागल हो गया। फिर वैक्यूम चेंबर चाहिए आपको, यानी कि पूरी तरह से उसमें ड्रैग ना हो, यानी कि जो भी चेंबर के अंदर आप ये लगा रहे हो उसमें वैक्यूम चाहिए। वैक्यूम बनाना बच्चों खेले का चीज़ नहीं है, तो वो भी महंगा पड़ रहा है। प्लस रोटर, रोटर बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि ये सब चीज़ें, ये F1 का सिस्टम है। F1 में बीच में एक बार लोगों को भूत काटा था कि वो ये करेंगे, क्या बोलते हैं, आपका काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम करेंगे कर्व्स करके। तो ये था कि जब भी आप ब्रेक लगाओगे फ्लाईव्हील को घुमाने की कोशिश किया जाएगा। ये था कि मतलब आपका क्रैंक शाफ्ट से ये एनर्जी चूसेगा, फ्लाईव्हील को पूरा हाई स्पीड कर देगा और आप डिस्कनेक्ट कर दोगे। मतलब एनर्जी खींच लिया, आप उसे डिस्कनेक्ट कर दिए। अब जब आपको एक्सेलरेटर दबाना है और फुला ऊम्फ चाहिए, तो ये कनेक्ट करके क्रैंक शाफ्ट में एनर्जी डंप कर देगा। मतलब बहुत फचांग लगता है। हाँ, इसीलिए ये सब हट गया। ये 2009 के आसपास लोगों को भूत काटा था और उसके बाद अब प्यार से हटा दिया कि आप शांति से बैटरी डाल दी है। ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट नहीं देता, मैकेनिकल टू मैकेनिकल था तो थोड़ा चांसेस था काम कर सकते हैं। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करेंगे तो इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। नासा भी इसको बीच में एक बार भूत काटा था कि भैया हम सैटेलाइट लगे ट्राई करते हैं, रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन है तो रिसर्च की है, आउटपुट वही आया कि सर करने का कर दोगे आप। मैं एकदम क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर दिए हैं, कर यूज़ कर रहे थे। बात वही आता है कि इतना फचांग हो जाता है, इतना दाम आता है कि एंड में प्रैक्टिकल नहीं रहता। कि आप बोलने का बहुत, अरे सर ये 1 लाख आरपीएम है, सर बेरिंग का दाम देख रहे हो 1 लाख आरपीएम पे लिए। और आप बात की जैसे आप डाइसन का जो ये पंप होता है, क्या बोलते हैं, वैक्यूम पंप होता है, वो 1 लाख आरपीएम पे चलता है। उसमें लोड नहीं है। अगर उसका बेरिंग जो है फ्रिक्शन से एनर्जी लॉस कर रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एनर्जी एक्सपेंडिचर में आएगा। बैटरी में वैसा नहीं कर सकते क्योंकि इसे स्पिन करते रहना है। तो बेरिंग जो एनर्जी खा रहा है, पता चला सर मैंने इसमें 1 मेगावाट एनर्जी डाल दिया, बल्ले बल्ले 1 मेगावाट आवर आपने उसमें डाल दिया। सर 1 घंटे बाद आते हो, सर उसमें आधा ही मेगावाट आवर बचा हुआ है, खत्म हो गया फ्रिक्शन में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये सारे चीज़ को हटाना। और वही वेरी हाई सेल्फ डिस्चार्ज रेट रहता है, मतलब इसका बेस्ट केस भी 1 दिन नहीं है। मतलब ये लेड एसिड बैटरी जितना देर चलेगा उससे कम चलता है। तो फ्लाईव्हील पे काफ़ी लोग कूदे
और इसीलिए नहीं बोल रहे, नासा भी कूदा, F1 भी कूदा, सब लोग कूदे, सब लोग बनाए, सब लोग इसीलिए छोड़ दिए इसको कि डबल कन्वर्शन जब आपको करना पड़ रहा है तो उतना प्रैक्टिकल नहीं है, इनर्शिया मिल नहीं रहा है और कोई खास फायदा नहीं है। और फिर कि हम बड़ा बनाएंगे उससे काफ़ी एनर्जी स्टोर होगा, बात सही है। फिर वैक्यूम चेंबर आपका दाम लूट ले रहा है और फिर जो हाई आरपीएम कर रहे हैं और बैलेंस रोटर, रोटर परफेक्टली बैलेंस होना चाहिए। 10,000 आरपीएम में टॉलरेंस जो है काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप ढिंक चिक्का भी करेगा कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 पे ढिंक चिक्का करेगा बहुत दिक्कत होगा। 1 लाख आरपीएम पे ढिंक चिक्का करेगा वो बिल्डिंग तोड़ देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबको बहुत प्रिसाइसली बैलेंस करना पड़ता है। रोटर बनाने का खर्चा आएगा $1,000, ठीक है। बैलेंस करने का खर्चा आएगा $20,000, क्योंकि उसके लिए बहुत प्रिसाइज मशीन चाहिए जो उसको एक्चुअली उस लेवल तक मैनेज कर सकें कि 1 लाख आरपीएम पे वाइब्रेशन ना बनाए। तो समझना बहुत ज़रूरी है और वो सब कर दीजिए तब भी आता है कि सेल्फ डिस्चार्ज है। आपने इसमें बिजली डाल दिया, 1-2 दिन तो छोड़ दीजिए, वो कुछ घंटे में खत्म हो जाएगा। इसीलिए फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज जो है, हल्ला सब लोग कर रहे हैं, 1960 से हल्ला हो रहा है, लेकिन इस पे ज़्यादा दूर हम लोग नहीं जा सकते। थैंकफुली हाल फिलहाल में मैं इस पे हल्ला नहीं देख रहा हूँ। फिर आता है ग्रेविटी बैटरी, इस पे इंडियन लोग भी हल्ला किए, टाटा भी हल्ला किया, खर्चा किया। तो ये आइडिया ये है कि इसमें छोटे-छोटे एनर्जी के पैकेट्स रहेंगे। जैसे फ्लाईव्हील में क्या पूरा चार्ज किया, पूरा आरपीएम 1 लाख तक पहुंच गया, फिर जब तक वो आरपीएम 0 तक ये नहीं आता है, तब तक आप डिस्चार्ज करो, ठीक है? वो हो गया कंटीन्यूअस, मतलब चार्ज, डिस्चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पैकेट्स में हो, चार्ज कर दिए, चार्ज कर दिए, चार्ज कर दिए, चार्ज कर दिए, डिस्चार्ज कर दिए, डिस्चार्ज करिए, डिस्चार्ज करिए, या 2-2 टॉप से कर चार्ज आप 3 ठो लाइन में चार्ज कर रहे हो, 1 ठो लाइन को डिस्चार्ज कर रहे हो, तो पैकेट्स में आएगा। तो ये उसका सबसे बड़ा मतलब साइड इफेक्ट है कि पैकेट्स में ये दे रहा है। जैसे पम्प्ड हाइड्रो में आप आराम से ऐसा कर सकते हो, सर पानी जा रहा है, ठीक है? पानी जा रहा है, वो चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज कितना देर में करेगा? वो आपके फ्लो रेट पे, आपके पास थ्रॉटल है। यहाँ पे थ्रॉटल नहीं है, क्योंकि डिस्चार्ज आप जैसे ब्रिक उठा लिए, ठीक है? चार्ज हो गया बल्ले-बल्ले। डिस्चार्ज कैसे, उससे नीचे आने दोगे, कितना देर नीचे आएगा? और जहाँ वो नीचे आ गया, फिर आपको दूसरा को उठाना है, दूसरा को उठा के आपको नीचे लाना है। और बोलेंगे उठाएँगे, लाएँगे। आइडिया ये रहता है कि जो ब्रिक्स रहेंगे, चार्जिंग के टाइम में आप ऊपर पे ऊपर, ऊपर पे ऊपर स्टैक करते जाएँगे, तो उतारने में एनर्जी निकलेगी और फिर चढ़ाने में एनर्जी लगेगा। तो ऐसे-ऐसे करके छोटे-छोटे यूनिट्स में करेंगे। ये बहुत ही फचांग वाला आइडिया है, बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट्स है। इंजीनियरिंग का रूल नंबर 1, कीप इट सिंपल। ये सिंपल नहीं है। भैया क्रेन का ऐसे, और सीजीआई में क्या-क्या लोग दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि ऐसा-ऐसा क्रेन होगा ना, ऐसे-ऐसे घूमेगा, इसलिए कर देंगे। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, कर देंगे। ये बनाया हुआ है, रियल है, सीजीआई नहीं है, रियल है कि मतलब आपका ऐसे क्रेन जा रहा है कि हम ब्लॉक्स यहाँ से उठा के यहाँ तक एनर्जी स्टोर कर रहे हैं और सिर्फ यहाँ से नीचे उतारने का एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं। छोटा-छोटा पैकेट है, आपको बहुत ऊँचा करना पड़ेगा स्टैक को, तब जाके आपको चार्ज और डिस्चार्ज मिलेगा। अब सुनने में ही फचांग लग रहा है, मुझे समझ में आया इतने ज़्यादा लोग इसके पीछे पड़ कैसे गए। तो हिसाब वही कि बहुत मूविंग पार्ट है, प्लस इसको हाइट बहुत चाहिए। अगर आप एक कंक्रीट ब्लॉक लेते हो, उसको 100 मीटर ले जाते हो तब उसमें एनर्जी आता है, 200 मीटर ले जाते हो बहुत एनर्जी आता है। उतना ये सब ऊंचा नहीं बना पाएंगे कि स्काई स्क्रेपर, हाँ भैया बुर्ज खलीफा में आपका बैटरी है, भैया 600 मीटर तक खींच रहा है, तो वो कहाँ से करेंगे? और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि चूंकि वो पैकेट्स है तो कंटिन्यूस एनर्जी दे ही नहीं सकता रिटर्न में। जैसे ही वो ब्रिक को उठा लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें 3 ठो वो दिए हैं, 3 यूनिट है या 6 यूनिट होगा, मतलब मान लेते हैं 6 यूनिट है, वो 6 यूनिट जब तक नीचे जा रहा है तभी तक वैसे एनर्जी है। यहाँ बहुत एनर्जी है नीचे वाले लेवल पे, यानी कि जहाँ से आप एनर्जी उठाओगे वहाँ बहुत है, लेकिन वो 6 जब तक नीचे जा रहा है तभी तक कंटिन्यूस आउटपुट मिल रहा है, इनर्शिया भी नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा फचांग है। और सबसे बड़ा दिक्कत, ये सारे सिस्टम में जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो मुझे हंसी लगा, टाटा वाले लोग कैसे ये मिस कर रहे हैं कि आप बना दोगे सर बहुत बल्ले-बल्ले, चलाओगे कैसे? क्योंकि आप दिखा रहे हो कि हम ब्लॉक्स को पकड़ लेंगे, ठीक है। ब्लॉक्स आपके छोटे-छोटे हैं। जब आप क्रेन्स की बात कर रहे हो, क्रेन ऊँचा हो जाता है, वो हवा से हिलने लगता है। हर टाइम आप देखिए जब भी क्रेन लोग ऑपरेटर्स में लोग काम करते हैं, नीचे भी लोग रहते हैं और जहाँ पे डिस्चार्ज कराते हैं वहाँ पे भी लोग रहते हैं कि भैया तार से पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वो डोलता रहता है। और जब आप वजन डेली इधर-उधर करोगे, हवा बोलेगा ढिंक चिका। आपको देखना कितना चीज़ हवा मतलब हिलता है। स्पेस एक्स जो बड़ा सबसे भरपुष्ट आप समझ लीजिए क्रेन बना रहा है इसके लिए, चॉपस्टिक्स के लिए, वो मतलब वो लॉन्च टावर क्या है? क्रेन ही है ना, क्योंकि चॉपस्टिक्स को डाउन कर रहा है, उससे वो बेंट हो रहा है। होता ही है। आप इतना लंबा चीज़ बनाइए वो बेंट होगा ही, हवा उसे बेंट करेगा। भाई हमें बिल्डिंग्स में बेंडिंग होने लगती है, तो ये सब में काहे नहीं बेंड होगा? और फिर आप बेंड करोगे तो ऊपर में 1-2 मिलीमीटर बेंड होगा, नीचे 1-2 फीट में आपका डोलने लगेगा सामान। हवा मतलब इसका सारे सीजीआई में हवा है ही नहीं कि भैया आप हवा कैसे रोक रहे हो? तो इसका अपडेट आइडिया आ गया है कि अभी से हम बिल्डिंग में बना देंगे। इट्स लाइक सर बिल्डिंग का खर्चा कौन दे रहा है आपको? तो वही है कि डिस्चार्ज मतलब नीचे उतरना, चार्ज मतलब ऊपर जाना, ये चाइना बना रहा है। इट्स लाइक नहीं चलेगा ये। आप इसको बना ज़रूर सकते हैं, बना रहे हैं लोग, छोटा एग्ज़ाम्पल लीजिए, बड़ा एग्ज़ाम्पल लीजिए, टाटा लीजिए, जो लेना लीजिए, ये चलने वाला है नहीं। मतलब बहुत कम एनर्जी, बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट्स हैं। तो ये हुआ ग्रेविटी बैटरी।
थैंकफुली इसका अभी मैं हल्ला नहीं देख रहा हूँ। एक तो आइडिया था कि माइन शाफ्ट करें, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है कि माइन शाफ्ट कहाँ मिलेगा आपको बार-बार खाली। कुछ-कुछ मिल जाएँगे, बार-बार तो नहीं मिलेगा। फिर होगा कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज। जब मैंने वो ग्राफाइट वाला बताया था तो काफ़ी लोग कंप्रेस्ड एयर क्यों नहीं करते, 100% एफिशिएंट है। मेरे को भारत की एजुकेशन पे बहुत जोर का डाउट हो रहा है कि कहाँ पे लोग मुँह खोल के बोलते रहे 100% एफिशिएंट। कंप्रेस्ड एयर 30-40% में बोल जाता है कि हवा क्यों नहीं कंप्रेस करते? करते हैं, 1950 में किया गया है, लेकिन वो चलता नहीं है क्योंकि वो डायबिटिक सिस्टम होता है। तो एडियाबैटिक सिस्टम सब बनाए जा रहे हैं। तो एडियाबैटिक सिस्टम्स का एफिशिएंसी जो है वो 70% पहुंच सकता है, यानी 1 मेगावाट डालिए तो 0.7 मेगावाट आवर निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 स्टेज में काम करना होता है। पहला होता है कि आप हवा कंप्रेस करते हो, ठीक है? आपको एनर्जी स्टोर करना है, आप कंप्रेसर चला रहे हो, आपका कंप्रेसर बम बम एनर्जी खा ले रहा है, ठीक है? लेकिन अब उसके बाद आप ये समझिए, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है कि हवा जो है, जब कंप्रेस कर रहे हो बहुत गर्म हो जाता है। देखते होंगे पंप करते हो गर्म होता है। जहाँ आप बहुत ज़्यादा पीएसआई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। वो गर्मी आपको बाहर डंप करना पड़ रहा है। वो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो एनर्जी वेस्ट हो जा रहा है। तो एडियाबैटिक सिस्टम में उसे आप थर्मल एनर्जी स्टोरेज में रख लेते हो कि भैया जो गर्म हो गया, जैसे मान लीजिए 200 डिग्री से गर्म हो रहा है, उसे आप ऑयल में या सॉल्ट में, मोल्टन सॉल्ट में आप उससे एनर्जी को स्टोर कर लो कि भैया तुम गर्म हो गए ना, हम एनर्जी रख लेते हैं। फिर जब एक्सपैंड करना है कि ठीक है आपने चार्ज कर लिया, आपने थर्मल एनर्जी में डाल दिया, आपने कंप्रेस्ड एयर स्टोर कर लिया, बल्ले बल्ले। फिर जब आपको डिस्चार्ज करना है, ठीक है, डिस्चार्ज के टाइम में एयर को लाएंगे, एयर को एक्सपैंड करेंगे। शुरू शुरू में जब एयर एक्सपैंड करते थे उसमें नेचुरल गैस डालना पड़ता था जलाने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कंप्रेस्ड एयर जो है अगर आप एक्सपैंड करेंगे वो ठंडा हो जाएगा, फ्रीज करने लग जाएगा, कंडेंसेशन होने लगेगा। तो इसीलिए वहां पे गैस बर्नर लगाना पड़ता था ताकि टेम्परेचर बहुत ड्रॉप ना हो। इसीलिए वो उतना प्रैक्टिकल नहीं था कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। ये जब से आ गया एडियाबैटिक सिस्टम, ये उसको सॉल्व करता है कि भैया हम एक इंडिपेंडेंट एयर मतलब समझिए थर्मल एनर्जी सिस्टम रख रहे हैं। तब आपका थियोरेटिकल 70% आप छू सकते हो। मतलब बैटरी अभी भी बेटर है। पम्प्ड हाइड्रो का पम्प्ड हाइड्रो इतना दे चुका है रियल लाइफ में, इसीलिए पम्प्ड हाइड्रो को हाई लेवल पे माना जाएगा। पम्प्ड हाइड्रो से ज्यादा पावर रखता है, वो सब कर जाएगा। तो ये अब तो इसको तो अब यूज़ कर सकते हैं कि ठीक है भैया आपका एनर्जी स्टोरेज काफ़ी अच्छी हो गई है, और जो मेन प्रॉब्लम था वेस्टेड हीट का और नेचुरल गैस चाहिए था चलाने के लिए, वो सब खत्म, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि वहीं सेंस बनता है जहाँ अंडरग्राउंड कैवर्न्स है, यानी कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे ये सब अबव ग्राउंड नहीं है, सब इक्विपमेंट है। अंडरग्राउंड में कंप्रेसर स्टोर कर रहे हैं। क्या बॉटल्स में कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्या उससे महंगा बॉटल नहीं मिलता जो उतना हाई प्रेशर संभाल सके? आराम से मिलता है, लुट जाइएगा। तो इसे आइडिया ये रहता है कि अंदर कोई माइन हो, कोई कैवर्न हो, जैसे कि नेचुरल गैस का जो पॉकेट रहता है, जब आप नेचुरल गैस निकाल देते हैं तो वहाँ एक कैविटी बचे रह जाता है। वो कैविटी कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है? बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ नेचुरल गैस था ट्रैप्ड। तो हम लोग वहीं पे डाल के ट्रैप कर देते हैं, मतलब अंडरग्राउंड चेंबर, कैवर्न जिसे कहा जाता है। सॉल्ट कैवर्न हो गया, माइन कैवर्न हो गया, बहुत सारे ऐसे जियोलॉजिकल स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप बहुत हाई प्रेशर हवा बहुत बड़े चेंबर में ट्रैप कर सकते हैं। और वो आपका मतलब कि अगर उसको आप मेटल के टैंक्स में स्टोर करने के लुट जाइएगा, मतलब ऐसा नहीं बना नहीं सकते। और प्लस वो बूम डिवाइस बन गया है, अगर उसमें उतना हाई प्रेशर है, क्रैक व्रैक होने पे वो सीधा बूम कर देगा। और अंडरग्राउंड में ऐसा नहीं हो, क्योंकि वर्स्ट केस है वो लीक करेगा, जैसे कि नेचुरल गैस लीक करता है, वो उतना टेंशन नहीं है। तो जहाँ पे आपके पास अंडरग्राउंड कैवर्न है वहीं पे आप इसे बना सकते हैं। लेकिन आपको पूरा ही नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए वहाँ सॉल्ट कैवर्न था तो थैंकफुली अच्छा चांसेस है कि वहाँ पे रोड होंगे, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पाइपलाइन तो रहेगा। फिर उसके बाद आप उसे अपग्रेड कर दोगे। लेकिन यही समझिए, ये वहीं सेंस बनता है जहाँ पे ज्योग्राफी आपको हेल्प कर रहा है। ज्योग्राफी बोल रहा है सर हमारे पास कैवर्न है, बम बम लीजिए। जहाँ पे वो नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, तो ये नहीं करेगा। इसको आप कहीं पे भी नहीं डाल सकते। जैसे पंप्ड हाइड्रो के लिए आपको चाहिए जहाँ 2 वाटर रिजर्व, एक नीचे और एक ऊपर रख सके, वैसे ही इसमें भी है कि जहाँ पे अंडरग्राउंड कैवर्न्स हो। आप अबव ग्राउंड बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और वो डेंजरस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ड्रॉइड ऑयल वेल्स को काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है, माइंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है जेन्युइनली, कि अगर आप मान लीजिए देश में हैं कि आपको ऑयल वेल्स हैं और वो सूख गए हैं, तो उसको यूज़ कर लीजिए। एसेट्स हैं, उसे रीयूज़ कर लीजिए, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसे हर कोई ये करने लगे, उसके लायक ये टेक्नोलॉजी नहीं है। और एडियाबैटिक सिस्टम अभी तक सिर्फ 1 ही 2 बनाया गया है, और वो भी अभी अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि वो थर्मल, आप जब हवा एक्सपैंड करते हो, मान लीजिए आप 500 बार्स पे हवा रखे हो, उसे एक्सपैंड करो कि टरबाइन में चलाएंगे, तुरंत वो फ्रीज होने लगेगा, बहुत कम टेम्परेचर रहेगा। इसीलिए आपका जो हीट एनर्जी आपने निकाला था वो काफ़ी अच्छा से डंप कर सके हीट एनर्जी। तो कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज इसीलिए हल्ला कई साल से हो रहा है, लेकिन इसे बनाए हुए से पहली बात एडियाबैटिक नया सिस्टम है, दूसरी बात बहुत फचांग लगता है। और आपके पास है, आपके पास जमीन के अंदर सब चीज़ रेडी है, टिकट एंड गो। बाकी लोगों के लिए नॉट टिकट एंड गो है। फिर एक और सिस्टम है
क्रायोजेनिक एनर्जी स्टोरेज, वो उसको गर्मी चाहिए, ये बोलता है हम ठंडा कर दें तो हिसाब ये है कि इसमें आप हवा लेते हैं, उसे आप लिक्विड में बदल देते हैं, यानी कि उसे क्रायोजेनिकली कूल करते हैं। हवा लीजिए, कंप्रेस कीजिए, कंप्रेस करने के बाद रेफ्रिजरेट कीजिए, फिर आपके पास एनर्जी स्टोरेज आ गया। तो हिसाब ये है कि इसमें आपको पास जो रेफ्रिजरेंट गैस आया है, मतलब कि जिसमें आपका लिक्विड नाइट्रोजन, मेनली लिक्विड नाइट्रोजन ही होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, लिटिल बिट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, तो वो जो है उसे आप एक्सपैंड करते हो, और चूंकि लिक्विड नाइट्रोजन एक्सपेंशन, वो आप समझिए क्रायोजेनिक से रूम टेम्परेचर आ रहा है, बहुत प्रेशर आ जाता है, वो आपका इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के बाद एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन से आप टरबाइन चलाते हो, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फायदा कंपेयर टू कंप्रेस्ड एयर, यहाँ पे सारा चीज अबव ग्राउंड है, यानी कि ये बिल्डिंग जो है अबव ग्राउंड रख सकते हैं। क्या इसमें बूम हैजर्ड है? नहीं, कंप्रेस्ड एयर के कंपेयर में ये बूम नहीं कर सकता उस लेवल पे। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि आज तक कोई लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक फटा नहीं है, लेकिन जनरली उस समय वेंट करते हैं, वेंट होता है, फटता नहीं। और लिक्विड नाइट्रोजन ये डेंजरस नहीं है, वो वहां वेंट करेगा, वहां के लोग का सांस घुट जाएगा और कुछ नहीं होने वाला, उन लोग को भागना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन ठंडा है, नीचे आएगा, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन डिस्प्लेस कर देगा, आप सांस लोगे लेकिन अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो वहां से भागना जरूर पड़ेगा, लेकिन उतना हैजर्डस नहीं कि बबूम नहीं करेगा। तो ये हो गया लिक्विड सिस्टम में। तो इन्होंने इंप्रूव कैसे किया? इसमें भी वही प्रॉब्लम होता है कि आप पहले कंप्रेस कर रहे हो, बहुत एनर्जी निकल रही है, तो कंप्रेशन में जो वेस्ट हीट होता है उसे ये स्टोर कर लेते हैं हॉट थर्मल स्टोरेज में। मतलब समझिए एक तौर का वाटर में या ऑयल में वो स्टोर कर लेते हैं, जनरली शायद वाटर में स्टोर करते हैं उतना एनर्जी को। वो आपने एनर्जी स्टोर कर लिया, फिर जब आप रेफ्रिजरेट करते हैं तो फिर और एनर्जी निकालना पड़ता है, तभी तो वो रेफ्रिजरेट होगा, तो उसे आप हाई ग्रेड कोल्ड स्टोर में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप दो स्टेप में एनर्जी निकाल रहे हो ना, कंप्रेशन की एनर्जी एक जगह निकाल दी है, या रेफ्रिजरेशन की एनर्जी दूसरी जगह निकाल दी है, तब जाके आपके पास अच्छा राउंड ट्रिप इफिशियंसी आएगा। ये दोनों के बिना भी आप कर सकते हो, लेकिन होगा सर हमने 10 मेगावाट खरीद लिया, लेकिन आउटपुट जो है 5 मेगावाट भी नहीं है, बहुत हुआ तो 3 साढ़े 3 मेगावाट मिलेगा। तो इसीलिए राउंड ट्रिप इफिशियंसी सुधारने के लिए आप जो कंप्रेशन की एनर्जी स्टोर करते हो उसे भी कर लोगे, रेफ्रिजरेशन में जो वेस्ट एनर्जी निकला उसे भी स्टोर करोगे। फिर जब इवेपोरेट करना है, जब आपको लिक्विड जो लिक्विड एयर है उसे इवेपोरेट करना है, उसे आप हाई ग्रेड कोल्ड स्टोरेज से इवेपोरेट करोगे, फिर इवेपोरेट के बाद उसमें और बम प्रेशर चाहिए, उसके लिए हाई हॉट थर्मल स्टोरेज से एक्सपेंशन वाले डालोगे, तब राउंड ट्रिप इफिशियंसी बेटर होगी, 50 से 70% तक जाने लगेगा। मतलब 50-70% अगर आप राउंड ट्रिप इफिशियंसी देते हो और सस्ता रख पाते हो अपना इक्विपमेंट को, सीधे से चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। तो आइडिया इसका ये है। तो सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हो गया इसको 3-4 साल। बात वही है, कॉम्प्लेक्स एंड क्रायोजेनिक कोई हलवा चीज नहीं है। क्रायोजेनिक जैसे आपका मेटल का लिस्ट बहुत छोटा हो जाता है जो क्रायोजेनिक को छू सकता है। बहुत सारे आम मेटल एलॉय जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें क्रायोजेनिक डालने पे वो सीधे क्रैक कर जाएंगे। और सुनने को आप सुनोगे स्टेनलेस हैंडल कर सकता है, सारा स्टेनलेस स्टील नहीं हैंडल कर सकता, खास तौर का एलॉय होता है। मतलब थैंकफुली वो नॉर्मल यूज है, लेकिन हर चीज नहीं। मतलब रेलवे का पटरी में डाल दिया लिक्विड नाइट्रोजन, क्रैक कर जाएगा, वो नहीं बना है उसको हैंडल करने के लिए, तो वो खर्चा बहुत बढ़ देता है। सारा चीज जो इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, सारा टेक्नोलॉजी के मामले वो है, मार्केट में मिलता है, लेकिन टोटल आप दाम देखेंगे तो बहुत खर्चा आएगा क्रायोजेनिक को हैंडल करना। और कॉम्प्लेक्स, आप समझ रहे हो, 3 एनर्जी स्टोरेज मीडियम है, एक आपका लिक्विड एयर स्टोर कर रहा है, एक आपका हाई टेम्परेचर वाटर स्टोर कर रहा है, एक मतलब हाई टेम्परेचर रॉक्स स्टोर कर रहा है। तो आपको ऑयल को भी रखना है, लिक्विड क्रायोजेनिक को भी रखना है, ऑयल या वाटर समझ लीजिए, और दूसरी जगह आपको स्टोन्स को भी रखना है, तब जाके आप 3 इतना एनर्जी रिकवरी कर पा रहे हो। बहुत खर्चा है, इसलिए ये उतना नहीं चला, जबकि हो गया 2-3 साल हो गया। जबकि ये ग्राफाइट ब्लॉक्स वाला बोल रहे 2 साल के अंदर वो इंडिया में आके इसमें लग गया, आसनसोल में लग गया, उसमें अब टेस्टिंग हो रही है। ये इसीलिए उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, बहुत फचांग है, बहुत ज़्यादा फचांग है। और उसमें क्या है भैया, ग्राफाइट ब्लॉक है, कोल पावर प्लांट तो पहले से ही है, पावर प्लांट्स आपको डिकमीशन करना है, उसकी जगह पे ये फ्लिट कर दीजिए, काम खत्म। तो उसकी राउंड ट्रिप इफिशियंसी जो इतनी कम है, 30% मैक्सिमम, उसको लोग आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया ठीक है, बहुत कम एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, लेकिन चूंकि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ रहा है, नए लोगों को नहीं हायर करना, नया जमीन नहीं खरीदना पड़ रहा, पूरा शुरू से अंत तक नहीं बनाना पड़ रहा है, उसका बहुत खर्चा आता है। तो वो सारे स्टेज जो आप बचा ले रहे हो, बल्ले बल्ले। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्लॉड एनर्जी स्टोरेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखा, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।